नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? वैसे हमारे लिए थोड़ा संतोष का विषय है। कोरोना का प्रभाव जो है वो सीकर में काफी नियंत्रण में है। कोई नया रोगी भी नहीं मिला है और जो पॉजिटिव मिले थे उनके संपर्क के जिन लोगों की जांच हुई है वो लोग भी नेगेटिव पाए गए हैं। तो ये हमारे लिए संतोष का विषय है। ऑरेंज जोन में हालांकि हमारा जिला है अभी, पर कोई नए रोगी पिछले कुछ दिनों से हमें नहीं मिले। गर्मी बहुत है और अचानक आई है। वैसे इन सालों में हम देख भी रहे हैं कि गर्मी भी अचानक आती है, सर्दी भी अचानक आती है, मौसम का प्रकोप तीखा है। और मेरे विचार से इसकी वजह ये है कि जो धरती है उसमें पानी नहीं बचा है, सूख गई है हमारी धरती। और मैं आपको बताऊं कि नासा की एक रिपोर्ट आई थी 1-2 वर्ष पहले, तो उसमें ये बताया गया था कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अंडरग्राउंड वाटर का जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, भूजल का जो दोहन हुआ है, वो सीरिया में और हमारे शेखावाटी में सबसे ज्यादा हुआ है। और पेड़ है नहीं, इसलिए गर्मी हमें पीक पर दोनों मौसम है। सर्दी भी बहुत ज्यादा तेज और गर्मी भी बहुत ज्यादा तेज। पर खैर जैसा भी है, गर्मी के बाद बारिश भी हमें देखने को मिलेगी। कुछ लोग जुड़ जाएं, फिर हम अपनी बात शुरू करेंगे। वैसे मैं वकील हूँ, LLB मैंने की, मेरा रजिस्ट्रेशन है। कंज्यूमर कोर्ट में मैंने 10 साल काम किया और मैं शिक्षिका रही हूँ। इंग्लिश मैंने पढ़ाई काफी साल। राजनीति में भी मैं हूँ। लेकिन आज की हमारी जो चर्चा हम करेंगे वो मैं एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में करूंगी, क्योंकि हम किसी भी क्षेत्र में हो, सबसे पहले हम एक सामाजिक प्राणी हैं। तो उस नाते कुछ सामाजिक मुद्दों पर मैं आपसे बात करना चाहूंगी। जिन लोगों के फोन आए, मैसेज आए, उन्होंने भी यही कहा। देखिए, कोरोना में हम बैठे, दिनचर्या अलग हो गई, थोड़ा चिंतन हमने किया। तो जिन 2-3 विषयों पे मैंने सोचा कि मैं बात करूं आपसे, सबसे जो पहली चीज है वो मुझे ये लगी कि हम लोगों की जिंदगी बहुत कृत्रिम हो गई है। कृत्रिम होने का मतलब कि प्रकृति से हम दूर हो गए हैं। हमारे भारतीय दर्शन में कहा गया है कि हम पंचतत्व से बने हैं: धरती, आकाश, जल, वायु और अग्नि। और हमारे जो पूर्वज थे वो इन तत्वों की पूजा करते थे। प्रकृति ही ईश्वर थी। वो पेड़ की पूजा करते थे, नदियों की पूजा करते थे, तुलसी के पौधे की पूजा करते थे। और हमारे जो बुजुर्ग थे वो उठने से पहले धरती को माथे से लगाते थे, कहते थे, धरती माता तू बड़ी, तुझसे बड़ा ना कोई। और हम लोगों ने जब शिक्षा ग्रहण करनी शुरू की, हमने क्या किया? मुझे एक लाइन याद आती है जो बचपन में 4th-5वीं क्लास में मैंने पढ़ी, और वो बड़ी खतरनाक लाइन थी कि आज मानव ने विज्ञान की मदद से प्रकृति पर विजय पा ली है। यहीं से प्रकृति से भटकाव हमारा शुरू हुआ। हमें प्रकृति से तालमेल बिठाकर जीना था और हमने प्रकृति को अपना प्रतिद्वंदी मान लिया। प्रकृति से तालमेल बिठाकर जीने की जो आदत थी वो हमने छोड़ दी। मैं आपको याद दिलाती हूँ, कुछ पुराने लोग हों तो उनको याद होगा, पहले जब बेटी विदा होती थी तो उसको धोख लगवाते थे। जो अन्न ग्रह होता था, भंडार बनाया जाता था शादी में, उसकी धोख लगवाते थे, यानी अन्न की पूजा। परिंदे की धोख लगवाते थे, यानी जल की पूजा। रसोई की धोख लगवाते थे, यानी अग्नि की पूजा। हमने इन सब चीजों को छोड़ दिया। मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। हमारे पूर्वज घर बनाते थे। पूर्वजों के घर हमारे गर्मी में ठंडे रहते थे और सर्दी में गर्म रहते थे। हम शिक्षित हो गए, इंजीनियर से घर बनवाते हैं, लेकिन हमारे घर गर्मी में गर्म रहते हैं, सर्दी में हमारे घर ठंडे रहते हैं। कैसे अनाप शनाप हम शीशे का प्रयोग करते हैं। सीकर में मैं देखती हूँ, नवलगढ़ रोड पे, पिपराली रोड पे, स्टेशन रोड पे कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, पूरी दीवार उसमें शीशे की, अनाप शनाप शीशा लगा हुआ,
और गर्मी में वो कितनी गर्म उस बिल्डिंग को करता है, ज्यादा बिजली जलती है उसको ठंडा करने में, पर्यावरण बहुत ज्यादा प्रदूषित होता है उसको ठंडा करने में। तो ये सब चीजें हमें सुधारनी चाहिए। एक पेड़ घर में जिसका छोटा प्लॉट है, 100 वर्गज है, 125 है, स्वाभाविक है कि वो उसमें पेड़ नहीं लगा सकते। लेकिन मुझे कभी कभी अचंभा होता है कि लोगों के पास 500 वर्गज का प्लॉट है, 600 वर्गज का प्लॉट है और उसको पूरा बाहर से पक्का करवाएंगे, एक पेड़ की भी जगह उसमें छोड़ते नहीं है। और जब घर में जगह उनको पूजा के लिए किसी चीज के लिए पत्तों की जरूरत होती है तो किसी के यहाँ वो जाते हैं पत्ते मांगने के लिए, खुद के घर में पेड़ नहीं लगाते, क्योंकि सोचते हैं दीवार के पास अगर पेड़ लगाएंगे, उनमें पानी देंगे तो हमारी दीवार खराब हो जाएगी, उसका प्लास्टर उतर जाएगा, पेड़ के पत्ते गिरेंगे, हमें सफाई ज्यादा करनी पड़ेगी। ये सब चीजें गलत हैं। आप दूसरों की उपजाई हुई ऑक्सीजन लेना चाहते हैं, पेड़ आप लगाना नहीं चाहते। इसी तरह वृक्षारोपण का विषय है, मैं आपको बताऊं, वृक्षारोपण करते हैं लोग, ज्यादातर की मैं बात कर रही हूँ, सबकी नहीं हूं तो समर्पित भी बहुत लोग हैं, सेल्फी लेते हैं और उस पेड़ को भूल जाते हैं। एक बार एक वृक्षारोपण कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया था, बारिश हो रही थी, बारिश के बीच कैसे ना कैसे मैं गई। जब मैंने वो स्थान देखा तो आयोजकों से मैंने बार बार पूछा, मैंने कहा आप इस सर्किल पर पेड़ लगा रहे हैं, इनको पानी कौन देगा, इसको कौन देखभाल करेगा इन पेड़ों की, 25-30 पेड़ इतने महंगे आप लगा रहे हैं जिनको नर्सरी वाले ने पाला पोसा है इतनी साल। लेकिन बोल नहीं, हम किसी को इसका प्रायोजक बना देंगे, वो अपना बोर्ड लगा देगा, वो पानी का टैंकर भिजवाएगा। और आप देखिए उसके बाद अब मैं जब भी उस सर्किल के पास से गुजरती हूँ मैं देखती हूँ एक पेड़ भी जिंदा नहीं बचा है। तो पेड़ों से हम दूर हो गए हैं। प्लास्टिक का हम अनाप शनाप उपयोग नहीं, जिसको कहना चाहिए दुरुपयोग कर रहे हैं। थैला हम नहीं लेकर जाते, मोबाइल है कितना भारी उसको हम लेकर जाते हैं, लेकिन थैला लेकर जाना नहीं चाहते। प्लास्टिक की थैलियों में हम चीजें लाते हैं, प्लास्टिक के कप यूज करते हैं शादियों में। घर में अगर छोटा सा भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो तो हम कप ला करके या छोटे स्टील के ग्लास ला करके उसमें चाय देना पसंद नहीं करते, हम लोग प्लास्टिक का। और प्लास्टिक हमारी धरती के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया। पानी देख लीजिए, पानी का हम किस तरह वेस्टेज कर रहे हैं। पानी हमारे लिए जल देवता नहीं बचा है। जब हमारी दादी नानी सर पर पानी लाया करती थी तो पानी की कद्र होती थी। अब हमने जल को देवता समझना छोड़ दिया है, जल हमारे लिए एक वस्तु हो गया है, हम प्रकृति को लूट रहे हैं। गांधी जी ने कहा था कि प्रकृति आवश्यकताओं की पूर्ति सबकी कर सकती है, लेकिन लालच की पूर्ति नहीं कर सकती। तो हमने प्रकृति के साथ हम ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास पैसा है तो हम कितनी भी प्राकृतिक चीजों को यूज कर सकते हैं, कितना भी हम प्रकृति का दोहन कर सकते हैं। इस चीज ने हमारा जो स्वरूप है जीवन का वो बिगाड़ दिया है। तो हम सब लोग प्रकृति से जुड़े, प्रकृति के महत्व को हम सब लोग समझें। दूसरी जो चीज है मैं आपसे चर्चा करना चाहती हूँ, जो चीज हमारे जीवन में प्रवेश कर गई है, जिससे हम सब लोग तंग रहते हैं, परेशान रहते हैं, वो है दिखावे की भावना। यानी हम हमेशा अपने आप को, जितनी हमारी हैसियत है, हमारी शक्ति है, हमारी क्षमता है, उससे बड़ा दिखाना चाहते हैं। अगर हम 100 ग्राम के हैं, अपने आप को 1 किलो का दिखाना चाहते हैं। और इसी उधेड़ बुन में, इसी दिखावे में हमारा पूरा जीवन बीत जाता है। मैं शादियों की चर्चा करना चाहती हूँ। आजकल आप देखते होंगे व्हाट्सएप पर बहुत आ रहा है, कैसे 5 लोग ले जाकर, 10 लोग ले जाकर 20 लोगों के साथ शादी हो रही है। क्या दिक्कत है? बहुत अच्छी बात है। शादियां सामाजिक, धार्मिक और पारिवारिक उत्सव हुआ करती थी। अब शादियां स्टेज शो बन गई हैं, शक्ति प्रदर्शन का माध्यम बन गई हैं। बहुत सी शादियों में मैंने देखा है, लोग अपने लोगों को नहीं बुलाना चाहते, बल्कि शादी में बड़े लोगों को बुलाना चाहते हैं। स्वागतकर्ता में ऐसे नाम लिखते हैं जिस व्यक्ति को 10 मिनट से ज्यादा वो शादी में रुकता नहीं। स्वागत भी अलग अलग। कई शादियों में मैं देखती हूं कि जब कोई विशिष्ट व्यक्ति आता है तो एक अलग से बैंड बाजा रखते हैं, गेट पर वो बैंड बाजे के साथ उस व्यक्ति को लाते हैं। साधारण व्यक्ति आता है तो उसका कोई स्वागत नहीं।
और मुझे तो ऐसा लगता है कि जल्दी शादी के कार्ड में भी लोग वो विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि और कार्यक्रम की अध्यक्षता ये सब भी छपवाना शुरू कर देंगे। दहेज का है, दहेज को ऐसे कई जगह सजा करके रखते हैं, जैसे किसी खेल प्रतियोगिता का जब अंतिम दिन होता है तो ट्रॉफी और इनाम सजा कर रखे जाते हैं, वैसे दहेज का सामान सजा कर रखते हैं। हमें इन चीजों पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी रोक लगानी होगी। हालांकि ये सही है कि दहेज प्रथा में कुछ लोगों ने लेना देना बंद किया है, लेकिन फिर भी हम लोगों को ये जो दिखावेबाजी है, जो तड़क भड़क है, जो प्रदर्शन है बहुत ज्यादा, और निम्न मध्यम वर्ग है वो इसमें ज्यादा पिस रहा है, तो इन सब चीजों को हमें अपने जीवन से, इस कृत्रिमता को और दिखावे को हमें थोड़ा सा दूर करना चाहिए। और एक और जो चीज कि ये हमारे जो अवगुण हैं या हमारी जो कमियां हैं, इनको आने वाली पीढ़ी को भी हमने सौंपना शुरू कर दिया है। आने वाली पीढ़ी को हम सुखी, सार्थक और संतोषप्रद जीवन जीना नहीं सिखा रहे। हम उन्हें सिखा रहे हैं सिर्फ एक दौड़ भरा जीवन जीना, कि तुम्हें फर्स्ट आना है, तुम दौड़ते जाओ, तुम्हें सफल होना है, चाहे तुम्हारे साधन गलत हो। हमने बच्चों से एक डील कर ली है कि तुम्हें नंबर लाना, जो क्लास में पढ़ाते हैं उसको रटो, नंबर लाओ, बस। उसके बाद तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। तुम चाहे तुम्हारी कुछ बुरी आदतें हो, तुम किसी को बूढ़े या व्यक्ति को आदर देते हो या नहीं देते हो, संस्कार अच्छे हैं या नहीं है। ये जो एमएनसी कल्चर, मल्टीनेशनल कंपनीज की कल्चर आ रही है, उससे मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि इस कल्चर में केवल एक शब्द होता है, सफलता। वो आपको सिखाती है कि आप दौड़िए, आप फर्स्ट आइए, अगर आपके साथ चलने वाला गिर गया है, आप उसको उठाने के लिए रुकिए मत, आप उसको पूछिए मत कि उसे क्या दिक्कत है। अगर कोई आपसे कुछ पूछना चाहता है, आप जवाब देने के लिए मत रुकिए, नहीं तो जिंदगी की दौड़ में आप पिछड़ जाएंगे। केवल सफलता की भूख हम बच्चों में भर रहे हैं, और वो भूख इतनी परमानेंट हो जाती है बच्चों में कि अंतिम समय तक वो एक अंधी दौड़ में भागते रहते हैं। ना उन्हें सुख मिल पाता है, ना उन्हें किसी तरह की संतुष्टि मिल पाती है। कुछ लोग हमसे जुड़े हैं, लक्ष्मी जी हैं, नमस्ते। धर्मेंद्र जी नमस्ते। विमल टेलर साहब नमस्ते। आजकल थोड़ा सा मैं बताऊं, बच्चों में कुछ चीजें, बच्चे क्लास में झाड़ू लगाते हैं, अखबार में न्यूज बन जाती है बच्चों से झाड़ू लगवाई जा रही है। अगर बच्चे खुद सफाई करना नहीं सीखेंगे तो वो बच्चे सफाई का महत्व कैसे सीखेंगे? वो सफाई कर्मचारी के प्रति विनम्र होना कैसे सीखेंगे? बड़े शहरों में बहुत सी फैमिलीज में तो ऐसा है कि एसी फ्लैट है, उसमें से बच्चे उतरते हैं, एसी गाड़ी में बैठते हैं और उसके पास एसी जो क्लासरूम्स हैं उनमें जाकर के बैठ जाते हैं। टीम कानाराम जी, आपका एक सुझाव आया है कि किसानों को बिजली का बिल माफी की मांग सरकार से करें। मैं उस विषय पर आऊंगी, हम लोगों ने ये मुद्दा उठाया भी है। मैं थोड़ा सा जिस विषय पे बात कर रही हूँ उस पे मैं पूरा कर देती हूँ। तो बच्चों को हम बिल्कुल गमले का फूल बना रहे हैं, चॉकलेट हीरो हम बच्चों को बनाते जा रहे हैं। हमें बच्चों को प्रकृति से जोड़ना चाहिए, हमें बच्चों को परिवार से जोड़ना चाहिए, और बच्चों को, हमारी संस्कृति में कहा गया था कि व्यक्ति जन्म लेता है तो वो कुछ ऋण लेकर जन्मता है। देव ऋण है, पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है। उसके ऊपर लोगों के एहसान होते हैं और कुछ कर्तव्य होते हैं जो उन्हें निभाने चाहिए, जो उन्हें पूरे करने चाहिए। लेकिन आजकल बच्चों को हम चीजें, जिम्मेवारी की भावना, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हम बच्चों को सिखाना नहीं चाहते, और उसके बाद हम लोग शिकायतें करते हैं कि बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं, बच्चे आजकल के कुछ समझते नहीं हैं। हम लोग उन्हें इस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं। स्कूल जब बच्चे जाते थे, सुबह सुबह प्रार्थना करते थे, उसके बाद उनको तरह तरह की कुछ शिक्षाएं दी जाती थी। आजकल जो कंपटीशन की होड़ है, बेरोजगारी भी है, मैं मानती हूँ एक असुरक्षा की भावना भी है, उसके कारण बच्चों को हमने सब चीजों से अलग थलग कर दिया है। ये गलत है। बच्चों को हम जोड़ें इतिहास से भी, अपने संस्कारों से, अपने
जो साहित्य है हमारा, उससे हम जोड़ें, अपनी जड़ों से जोड़ें, समाज के प्रति जो जिम्मेवारी है उससे हम जोड़ें। डॉक्टर अरविंद भूकर जी नमस्ते, यादव साहब, सांवलाराम जी यादव साहब नमस्कार, दीपक जी नमस्ते, जहांगीर साहब नमस्ते, पूरन जी नमस्ते। आप सब लोग शेयर करें इसको, जिससे आगे भी ये बात पहुंचे। जब कल ये तय हुआ कि मुझे कुछ बातचीत आप लोगों से करनी है, तो पवन भामरिया जी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वैसे वो मेरे तो स्टूडेंट रहे हैं, उनका एक मैसेज मेरे पास आया था कि आप इस विषय पर जरूर बोलें कि स्टूडेंट्स में और युवा पीढ़ी में जो नशे की प्रवृत्ति आ रही है, बढ़ रही है इतनी ज्यादा, उसमें शिक्षक क्या कर सकते हैं, उसमें माता पिता क्या कर सकते हैं। ये सही है। पहले पंजाब इस बात के लिए कुख्यात था, हरियाणा कुछ कुछ कुख्यात था कि वहां नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। उड़ता पंजाब एक फिल्म भी इस विषय पर बनी थी। और इसके बाद हमारे जो बॉर्डर के जिले हैं, उन जिलों में स्थिति खराब है। और सीकर में भी, सीकर में बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। और समय समय पर हमारे जो समाचार पत्र है, मैं धन्यवाद देती हूँ उनको, उन्होंने भी इस विषय पर अपनी रिपोर्ट्स छापी हैं, अपनी खबरें छापी हैं कि किस तरह से नशा सुलभ है, किस तरह से लोग उससे को जो युवा हैं वो उसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। सबसे पहले इसका कारण मुख्यतः मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि बच्चे घर से बाहर जो बच्चे पढ़ते हैं रहकर, उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कोर्सेज के लिए, कोचिंग के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल कोर्स के लिए बच्चे घर से बाहर जाते हैं, तो परिवार से जुड़ाव भी कम हो जाता है और परिवार का जो कंट्रोल है वो भी कम हो जाता है। एक तो मैं सब लोगों से, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो अभिभावक हैं, उनसे कहना चाहती हूँ कि हम घर में हमेशा एक वातावरण बनाएं, ऐसा वातावरण बनाएं कि शराब बुरी चीज है, किसी तरह का नशा बुरी चीज है। गांव में अगर हम रहते हैं, 2-4 उदाहरण गांव में जरूर होते हैं कि जो परिवार हैं पूरे के पूरे वो बर्बाद हो जाते हैं नशे के कारण। हम उनकी चर्चा करें और हम बच्चों को सावधान करें कि ये कितनी बुरी आदत है, इसके कितने कुपरिणाम हो सकते हैं, इसके प्रति घृणा का वातावरण बने। एक बार मैंने एक जो फेसबुक पर फ्रेंड थे उनको अनफ्रेंड किया। उनका फोन आया कि आपने मुझे अनफ्रेंड क्यों किया माता जी? मैंने कहा मैंने आपको इसलिए अनफ्रेंड किया, आपने एक ऐसी तस्वीर डाली जिसमें शराब रखी हुई थी। तो हमें ऐसा एक वातावरण बनाना चाहिए कि हम घृणा करें। दूसरी बात कि बच्चों पर आजकल दबाव बहुत ज्यादा है, इतना दबाव है, जैसा कि हमने पहले चर्चा की, छोटे से बच्चे पर हम दबाव बनाने लगते हैं। पहली क्लास से वो फर्स्ट आए, 10 में से वो 10 नंबर लाए, उसका आधा नंबर भी नहीं कटना चाहिए, उसका चौथाई नंबर भी नहीं कटना चाहिए, उसका फर्स्ट रैंक तो आनी ही चाहिए। एक बच्चा साइंस लेता है, बायोलॉजी लेता है, कोचिंग में आता है, और आप देखिए कि कोचिंग में आते ही घर के लोग, रिश्तेदार, जानकार उसको डॉक्टर साहब कहना शुरू कर देते हैं। भले ही उसके बहुत कम नंबर आए हों 12th में, भले ही ऐसा लग नहीं रहा हो कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा, तो उससे बच्चे पर दबाव बनता है। उसके बाद कोचिंग में, क्लासेस में निरंतर टेस्ट होते हैं, एक एक टेस्ट की रिपोर्ट आती है और अभिभावक बहुत ज्यादा दबाव बनाते हैं। जो कई बार हम लोग क्या करते हैं, सभी करते हैं कि हमारी जो इच्छा अपूर्ण रह गई, हम जो नहीं कर पाए वो हम बच्चों के मार्फत करवाएं। भले ही बच्चा उसमें रुचि रखता हो या ना रखता हो, भले ही बच्चे में उतनी कैपेसिटी हो या ना हो। कई बार माता पिता सोचते हैं कि अगर बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ेगा, रात दिन पढ़ेगा, तो वो कहीं भी सिलेक्शन ला सकता है, वो कितने भी नंबर ला सकता है, वो कुछ भी बन सकता है। ऐसा नहीं है। हर बच्चे की एक कैपेसिटी होती है, हर बच्चे की एक कैपेसिटी होती है, उसी के अनुसार वो कर सकता है। तो इस दबाव से हमें बचना चाहिए और बच्चों पर निगाह रखनी चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहती हूँ। अमेरिका में एक स्टेट में जब नशे की आदत बहुत बढ़ी, तो वहां के गवर्नर ने एक सिस्टम किया कि रात को 12 बजे पेरेंट्स के पास फोन आया। उसमें कहा कि हेलो, रात के 12 बजे हैं, क्या आपको पता है आपके बच्चे कहाँ हैं?
तो सब लोगों ने सोचा जाकर कि वाकई हमें पता होना चाहिए हमारे बच्चे इस वक्त बाहर तो नहीं है, हमारे बच्चे कहीं गलत जगह तो नहीं है। तो अभिभावकों को भी निरंतर बच्चों पर निगाह बनाकर रखनी चाहिए, और जो कोचिंग संस्थान हैं, कॉलेजेज हैं, उनको भी काउंसलिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता उन्हें कोई वैकल्पिक रास्ता बताया जाए, ऐसी हमको कोशिश करनी चाहिए। अब थोड़ा सा कोरोना की चर्चा करते हैं। कोरोना काल है, बहुत कठिन गुजरा, विशेषकर मजदूरों के लिए तो बहुत कठिन गुजरा। बिना पैसे कैसे लोग दूसरी जगह बैठे रहे, किन्हीं लोगों ने उन्हें भोजन दिया, कैसे वो अपने घर पहुंचेंगे, बहुत मुश्किलें। हम सबका हृदय द्रवित है इस चीज के लिए। लेकिन खैर, जैसे कहते हैं कि देयर इज ए सिल्वर लाइनिंग इन एवरी डार्क क्लाउड, कहीं ना कहीं कुछ आशा की भी लाइन होती है। और हमारे रामायण में कहा गया है कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परखिए चारी। तो कुछ चीजें सामने जो उभर कर आई, पहला किसान और खेती का महत्व। हमने ये देखा कि जब हम घरों में बैठे थे, जितने भी एनजीओज थे, उन्हें बांटने के लिए सबसे पहले जिस चीज की जरूरत पड़ी वो चीज थी अनाज। और घरों में बैठकर हमने देखा, कुछ लोगों से जब फोन पर बात होती है, वो सब कहते हैं कि बाकी चीजों के बिना आराम से काम चल रहा है, हमें सिर्फ उन चीजों की जरूरत है पिछले 1.5 महीनों से जो किसान उपजाता है। दूध दही है और अनाज है, सब्जियां हैं या ज्यादा से ज्यादा फल है। तो मैं सोचती हूं कि अब जो समय आएगा, हम लोग भी और सरकार भी वो इस चीज को समझेगी हमेशा के लिए कि किसान रीढ़ की हड्डी है हमारी अर्थव्यवस्था की भी और हमारे समाज की भी। तो हम लोग ये किसान का महत्व समझें, हम लोग ये समझें कि किसान निरंतर चिंता में रहता है, उसकी चिंता दूर की जाए और ऑर्गेनिक खेती थोड़ी बढ़े, केमिकल खेती और खर्चीली खेती थोड़ी कम होनी चाहिए। अभी 1 मई से खरीद शुरू सरकार ने की है, तो उसको हम देख रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं कि खरीद हो पाती है या नहीं, उसका पेमेंट समय पर आना चाहिए। तो खेती का, किसान का और गांवों का, कितने सारे लोग हैं जो अपने फ्लैट्स छोड़कर गांव में अपने घर में बैठे हुए हैं। तो ये चीज एक अच्छी उभर करके आई है इस दौरान कि खेती महत्वपूर्ण है, किसान महत्वपूर्ण है और गांवों का जो जीवन है वो भी आज भी महत्वपूर्ण है। एक लाइन है रामायण में, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। तो हमारी जो कर्तव्य भावना है उसकी भी परीक्षा हुई है, और मैं बधाई देती हूँ सभी संगठनों के लोगों को, सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को कि कैसे छोटे छोटे प्रयास करके उन्होंने लोगों को मदद करने की कोशिश की। सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। और हमने भी अपने हिस्से की मेहनत की है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, वो जहां भी गांव ढाणी में बैठा हुआ हो, उसने किसी ना किसी को राहत देने की कोशिश की है। लगभग 60,000 के आसपास तैयार भोजन के पैकेट हमने बांटे हैं। 45,000 परिवारों को सूखी सामग्री के किट हमने दिए हैं। महिलाएं, हमारी बहनें घर घर में फेस कवर सिल रही हैं, वो बांट रही हैं। आरोग्य सेतु ऐप हम लोग डाउनलोड करवा रहे हैं। और जब हमने ये सुना कि एसके हॉस्पिटल में ब्लड की कमी है, तो हम लोगों ने ब्लड डोनेशन की बात सबसे पहले उठाई। हमने कलेक्टर साहब से परमिशन मांगी, और मुझे एक दिन थोड़ी चिंता हुई कि कोरोना है, इस तरह सुनसान सड़कें हैं, उसके लिए आएंगे या नहीं लोग। लेकिन इतने फोन आए कि मुझे मना करना पड़ा कि इतनी बड़ी संख्या में ब्लड डोनेशन के लिए अभी प्रशासन हमें अलाउ नहीं करेगा। हमने जो जरूरतमंद की कॉल पर ब्लड डोनेट किया और 3-4 कैंप हमने लगाए हैं और काफी मात्रा में ब्लड डोनेशन हुआ है। कल एक समस्या आई थी, वैसे भी समय समय पर सांसद जी के साथ हम कलेक्टर से मिले हैं, एसपी से मिले हैं, किसानों के खरीद के मसले को उठाया है। कल एक फोन खाटू श्याम जी से आया कि बसें जो मजदूरों को लेकर जा रही हैं, उन मजदूरों के पास किराया नहीं है और किराए बिना उनको ले जा नहीं पा रहे हैं। तो कल मैंने कलेक्टर साहब से बात की और उनको ये कहा कि आप किराया मांगेंगे तो किराया 1.5 महीने से जो मजदूर बैठा है उसके पास किराया कहाँ से आएगा। या तो भामाशाहों से बात की जाए, सरकार से बात की जाए और
ऐसा नहीं हो कि किसी मजदूर को ये कहा जाए कि आपके पास किराया नहीं है इसलिए आप बस में बैठ नहीं सकते। तो उसका हल भी हुआ, आज आया है कि कुछ बामाओं शाहों से बात करके व्यवस्था की गई है कि अगर किराया नहीं भी है तो उस मजदूर को बिठाया जाए। और हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, माननीय हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी, उन्होंने समय समय पर बात की है। कितने केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने निरंतर जिलाध्यक्षों से बात की है। और हमने हमें खुशी है, संतोष है कि हमने अपने राजनीतिक संगठन को पिछले 1.5-2 महीने में एक सामाजिक संगठन में बदल दिया है। इस बात का हमें संतोष है और हम सब लोग अनुशासन में रहेंगे। जैसा मैंने कहा, वो आपत्ति काल में धीरज की परीक्षा होती है। आपत्ति काल अभी टला नहीं है, हम लोग धैर्य से अपना जीवन बिताएं। राकेश जी नेहरा जो है, उनका एक मैसेज आ रहा है, उनके फ्लैट हैं जिनमें बच्चे रहते हैं पढ़ने वाले और स्टूडेंट्स रहते हैं, तो उन्होंने कहा है कि जिस दौरान कोचिंग बंद है वो नहीं रह रहे हैं, उसका मैं किराया नहीं लूंगा। बहुत अच्छी बात है। आप सबसे निवेदन है कि इस तरह की छूट आप स्टूडेंट्स को भी दें और जो कर्मचारी नहीं आ रहे हैं उनको भी वेतन दें। और कोशिश करें कि हमारे आसपास जो गरीब व्यक्ति है, जो जरूरतमंद व्यक्ति है, उसकी हम ज्यादा से ज्यादा मदद करें। मैंने अपनी बात कुछ विषयों पर आपसे कही है और अब आप जो अगर कोई प्रश्न करना चाहते हैं या किसी चीज पर आप चर्चा चाहते हैं, एक मुद्दा जो बार बार आया है वो किसानों का आया है, किसानों की उपज की खरीद का। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। केंद्र सरकार ने ऐसा तय किया है, पहले जो अधिकतम सीमा थी फसल खरीद की वो 25 क्विंटल थी और उसको बढ़ाकर 40 क्विंटल कर दिया गया है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि अधिकाधिक खरीद हो फसल की। और मोदी सरकार ने ये आश्वासन दिया था कि जब राज्य सरकार कागज पूरे करके भेज देगी तो उसके बाद 3 दिन में पेमेंट आ जाएगा। एक जो विषय आया है बार बार वो है किसानों के बिजली के बिल का। उसके बारे में हमने प्रदेश नेतृत्व को भी, मैंने जब हमारी ऑडियो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें भी मैंने प्रदेशाध्यक्ष जी को बार बार कहा है, उन्होंने पत्र भी लिखा है कि इस समय काल के, क्योंकि किसान जो लोग सब्जी उपजाते हैं, फल उपजाते हैं, उन लोगों की बिक्री नहीं हो पाई है, बहुत सस्ते बिके हैं। तो किसानों के बिजली के बिल स्थगित करने के बजाय किसानों के बिजली के बिल माफ किए जाने चाहिए, क्योंकि स्थगित करने से तो उल्टा वो राशि इकट्ठी हो जाएगी तो उसको चुकाना और मुश्किल हो जाएगा। तो किसानों का जो बिजली के बिल का माफी का मसला है वो ध्यान में है। उसके लिए और भी कई जिलाध्यक्षों ने माननीय सतीश पूनिया जी से कहा, उस मसले पर सरकार पे दबाव बनाने की पूरी कोशिश हम करेंगे और उम्मीद करते हैं कि सरकार किसानों को, जिन्होंने इतनी मुसीबत के समय भी जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने हमें अन्न उपलब्ध करवाया है, उनके प्रति सहानुभूति रखते हुए सरकार बिजली के बिल माफ करेगी, ऐसी हम आशा करते हैं। बिजली के बिल माफ होने ही चाहिए, क्योंकि प्याज की फसल को, तरबूज इस मौसम में होते हैं, वो बिक नहीं पाए हैं, काफी नुकसान किसानों को भी हुआ है। और कुछ अगर विषय है तो आप बता सकते हैं। विष्णु काबरा जी नमस्ते, धन्यवाद। हम लोग बात करते रहेंगे। आप घरों में रहिए, जब तक जरूरी नहीं हो आप बाहर ना निकलें। जब आप निकलें आप मास्क लगा करके निकलें। और परिवार में जो वृद्ध जन हैं उनको आप बाहर निकलने से रोकिए। आपके पड़ोस में अगर वृद्ध जन हैं तो उनके छोटे मोटे जो काम हैं वो आप लोग कीजिए। और एक धर्मेंद्र जी पूछ रहे हैं कि कल से बाजार में क्या क्या खुलेगा, क्या क्या दुकानें खुलेंगी। देखिए, लगभग जो दुकानें हैं वो खुलेंगी। कुछ चीजें जैसे जिम हैं, जैसे बड़े मॉल हैं, रेस्टोरेंट हैं, सिनेमा हॉल हैं, ये सब जो चीजें हैं वो बंद रहेंगी। और एक मैसेज है उसको मैं पढ़ नहीं पाई। कुछ धन्यवाद आए हैं बीजेपी के काम के लिए, आपका आभार। ये हम सब की ड्यूटी है कि हम काम। हाँ, एक मैसेज है कि उड़ीसा में लॉकडाउन की वजह से अभी लोग फंसे हुए हैं। इस बारे में फोन मेरे पास भी आया था और मैंने जो प्रदेश कार्यालय है वहां वो चीज नोट भी करवाई है। फिर भी मैं आपको एक नंबर देती हूँ, अगर आपके परिजन कहीं किसी राज्य में हैं तो आप प्रदेश कार्यालय में, भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर फोन करें। देखिए, आप उस पर फोन करें, नंबर नोट कीजिए 982 8888 882।
ये नंबर है, इस पर आप बात कर सकते हैं। इसमें एक विषय आया है कि प्राइवेट स्कूलों की फीस का विषय है। देखिए, इस विषय के ऊपर जनरली सरकार ने यही कहा है कि फीस ना ली जाए, और हम उम्मीद करते हैं कि इस दौरान, ये प्रत्येक स्कूल की अपनी परिस्थिति है, कुछ छोटे स्कूल हैं, उनको आर्थिक समस्या बहुत ज्यादा है, नहीं कह सकते, पर एज ए जनरल रूल हम लोग सबसे निवेदन करते हैं कि इस साल की फीस अगर छोड़ी जा सके तो ये बहुत अच्छा होगा। व्यापारियों के समय मदद की योजना के बारे में पूछा गया है। देखिए, व्यापारियों की समस्या है, कर्मचारियों को वेतन देने को कहा जा रहा है, 1.5 महीने से दुकानें बंद हैं। आरबीआई गवर्नर साहब जब आए थे टीवी पे, तो उन्होंने बाजार में पूंजी की तरलता बढ़ाने के लिए कुछ मेजर्स घोषित किए थे। 50,000 करोड़ का उन्होंने एक घोषित किया था कि वो देंगे विभिन्न संस्थाओं को, नाबार्ड को, इन सबको। तो हम कोशिश करें, हम सोचते हैं कि जब आरबीआई का ये पैसा मार्केट में आएगा और बाजार खुलेगा तो समस्याएं व्यापारियों की दूर होंगी। और इसके बारे में अगर आप कोई विशेष मुझे आप भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर जो सुझाव हो, तो उनको हम प्रदेश में भेजेंगे और हम सरकार को भी पत्र लिखेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। इसमें एक संदेश आया है, मनोज जी धानिया है, कि किराए के मकान को लेकर रहने वाले श्रमिक और विद्यार्थी परेशान हैं, किराया मांगा जा रहा है। देखिए, इसके लिए कोई निश्चित कानून तो नहीं बनाया जा सकता। नैतिकता का तकाजा यही है कि अब जब हमारे फ्लैट में रहने वाले स्टूडेंट्स 1.5 महीने से घर बैठे हैं और कोई आमदनी भी नहीं है, बहुत साधारण घरों के बच्चे हैं, तो हम लोग भी किराया जो है वो उनका माफ करें, हम लोग कम ले लें, जो लोग माफ पूरा नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा संकट है। हिस्ट्री मैंने पढ़ी है, इतिहास की विद्यार्थी हूँ। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में भी दुनिया की इतनी जनसंख्या प्रभावित नहीं हुई थी जितना कोरोना संकट से हुई है। तो दुनिया का 100-150 साल का जो सबसे बड़ा संकट है, उसमें सिर्फ एक वर्ग, जो कमजोर वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, वही परेशानी भुगते, ये हमें नहीं सोचना चाहिए। हम सबको ये सोचना चाहिए कि थोड़ी सी आर्थिक कठिनाई हम लोग भी भुगत सकते हैं। और बाकी आप कमेंट में जो अपना सुझाव लिखेंगे या प्रश्न पूछेंगे, उसका मैं कमेंट में जवाब दे दूंगी। आप लोग आए, जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।